नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और मेरे जो वीडियो है वो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके रिस्क के हिसाब से करिए। सिर्फ मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर आपका टोटल फंड के मतलब टोटल जितना आप स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनमें 5% से ज़्यादा कभी भी मत इन्वेस्ट करना। 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना एज़ अ बिगिनर। अगर आप थोड़ा-सा आपका एक्सपीरियंस है, तो धीरे-धीरे करके आप स्टेक को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपके हाथ में होगा। मैं इसी तरीके से पहले काम स्टार्ट किए थे। आज मेरा जब इतना सालों की एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ जो कंपनी के ऊपर रिस्क लेना चाहिए, उसके ऊपर मैं स्टेक ज़्यादा लेता हूँ और जिस कंपनी के मुझे ऐसे लगता है कि चांसेस है, फिर भी थोड़ा-सा वीकनेस भी है, तब उस कंपनी के ऊपर मैं स्टेक कम कर देता हूँ। तो बाकी आप समझदारी से काम ज़रूर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर कंपनीज़ है। आज आप सभी जानते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है क्योंकि चाइना केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट है उसको बिगड़ कर रख चुके हैं क्योंकि चाइना डिस्काउंट प्राइस में ग्लोबली मार्केट में मेनली देखा जाए तो यूरोप मार्केट में वो सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेच रहा है। और सस्ते दामों में मतलब डिस्काउंट में बेच रहा है तो जिसके लिए इंडियन मार्केट में जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर आज घाटा देखने को मिला है। और यही कारण के वजह से दीपक नाइट्रेट के ऊपर भी प्रेशर है। और दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं सोडियम नाइट्रेट इस सेगमेंट में वो लीडर है। सोडियम नाइट्रेट बेचने में कंपनी लीडर है और टोटल मार्केट कैप के हिसाब से ओवरऑल 70% मार्केट कैप अकेला दीपक नाइट्रेट ही लेकर रखा है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 31,900 करोड़ के आसपास है। करंट जो प्राइस है उसका 2,300 करोड़ के 2,300 के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। आप कहेंगे सर पी रेशियो तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज़्यादा है। आपको ये लग रहा होगा ज़रूर, मगर मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है, इसका टॉप लेवल कितना था 48। वहाँ से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो नीचे है। फिर भी मैं 5 साल के अगर एवरेज पी रेशियो आपके साथ डिस्कशन करूँ, तो आप देखेंगे एवरेज पी कितना आ रहा है? एवरेज पी निकल कर आ रहा है 27 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो में ऑब्वियसली एक मतलब मैसिव जंप देखने को मिला है। एक ओवर वैल्यूड कंपनी देखने को मिला है। तो कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर तो बनेगा। और कंपनीज़ की देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी में पॉजिटिविटी है। कंपनी खुद का जो डेप्थ है उसको पूरा का पूरा रिड्यूस किया। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। आरओसी आरओई 3 साल में 31% के आसपास ग्रोथ हुआ। ये भी एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी के कॉन्स के बारे में बात करूँ, कंपनी 7 टाइम्स ऑलमोस्ट 7 नहीं 8 टाइम्स कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के ऊपर आपको ये चीज़ देखने को मिल ही जाएगा। अगर 100 कंपनी देखेंगे तो 100 में से गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर अगर प्राइवेट कंपनी को देखेंगे 100 कंपनी में आपको शायद आपको 1-2 कंपनी ऐसे मिले जो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। बाकी सारे कंपनीज़ आपको बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ को मैं कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए खराब सिचुएशन में भी कंपनी सेल्स को कम तो किया मगर उतना ज़्यादा कम नहीं है। 2000 करोड़ का सेल्स था और इस बार सेल हुआ 1700 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। प्रॉफिट कितना है? 150 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से कंपनी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला है। और कंपनी ने हमेशा एक चीज़ मेंशन किया, कंपनी जब बीच-बीच में कर्जा लिया, बीच में कंपनी कोविड के टाइम में ज़्यादा कर्जा ले लिया था और उसको देखिए फटाफट उन्होंने क्या किया, पहले वो कर्जे को मिटा दिया। क्योंकि कर्जा अगर वो नहीं मिटाएँगे, वो उसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक प्रेशर ज़रूर दिखेगा। देखिए आपका बिज़नेस है, बिज़नेस में आप कितना सेल करें वो तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ आपके पास अगर मान के चलिए पूरा का पूरा बिज़नेस कर्जे के ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले आपको कर्जे के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अभी मैं प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो इस बार जीरो डेब्ट देखने को मिला। मगर पहले जो कर्जा लिया गया था वो कर्जे को कंपनी किस तरीके से रीपेमेंट किया आप देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली हर साल में पेमेंट करके उसको जीरो में लेके आया।
इसका मतलब फिलहाल के लिए इस साल में कोई भी कंपनी का कर्जा नहीं है। तो कंपनीज के इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर हमेशा मुझे एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। तो प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स किया, और होल्डिंग्स कब किया आप ध्यान से देखना। मार्च के बाद जून मंथ तक होल्डिंग्स किए। मार्च के बाद से होल्डिंग उठाना स्टार्ट किया। और इसका चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्या हो रहा है, बाइंग होता जा रहा है। और यही चीज को मैं अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो जो मार्च के मंथ है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। और मैंने आपको क्या दिखाया, डीएस ने मार्च मंथ के बाद ही बाय करना स्टार्ट किया। तो देखिए इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है वो देखना जरूरी है। अगर कंपनी अच्छा है, अगर इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर माल खरीदारी कर रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो मैंने अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढ के मतलब ये भी बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे बहुत दिनों तक सपोर्ट को कंटिन्यू किया, और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ तक जर्नी किया। तो मैंने यहाँ पे इस लेवल में एंट्री लिया था और यहाँ पे टारगेट हुआ, वो मैं आपको मेंशन किया। नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ पे टारगेट हुआ, वो भी मेंशन किया था। और अभी जो आपको एंट्री में फिर से एक बार ले चुका हूँ, वो क्या है, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है। और कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। तो इसके ऊपर मेरा एंट्री लेवल्स बन चुके हैं, और मेरा जो टारगेट बनेगा वो करीबन 23% के आसपास, ऑलमोस्ट जो टारगेट बनने वाला है 2800 के आसपास। और मुझे लगता है इस टारगेट इजीली अचीव करेगा, क्योंकि जब हायर रेंज के टॉप लेवल के नीचे कोई टारगेट बनता है, तो ऑब्वियसली वो टारगेट अचीव होने का चांसेस ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स, और ये जो कंपनी है वो टोटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ, उसके साथ केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब दोनों कंपनीज, मतलब दोनों सेक्टर के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। और आज देखा जाए तो दोनों सेक्टर के ऊपर ही स्लो डाउन देखने को मिला है। तो इकोनॉमिकली क्राइसिस, उसके साथ साथ जो इसका जो बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर ही डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ा। और आप देखेंगे यहाँ पे कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो 5,600 करोड़ के आसपास है। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। छोटा सा कंपनी के ऊपर हमेशा एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जब पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर प्रेशर है तब भी वो गिरते हैं, और अगर कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आए तो भी वो गिर जाते हैं। तो यही होता है स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनीज के ऊपर गिरने का मेन कारण। और आपको ये बात हमेशा याद रखना है, जब कोई स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको हाई रिस्क लेकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी एक इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी हमेशा हाई रिस्क की कंपनी होती है। और इसका आरओसी आरओई देखिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। जैसे आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का कर्जा भी चलो मान ही लेता हूँ, कंपनी का कर्जा कम है, क्योंकि मैं हमेशा 0.0 के नीचे अगर कोई भी कर्जा दिखता हूँ, तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि चलो कंपनी का कर्जा कम है। और कंपनी की जो एनुअल इनकम है वो 150 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास 51% के ऊपर होल्डिंग्स है, यहाँ पे भी ठीक ठाक है। कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, वो है आरओसी 23% के आसपास, और ईबिटा मार्जिन 20% के आसपास। तो कंपनी का क्विक रेशियो देखिए, वो भी 1+1% के ऊपर है। और वीकनेस कहाँ पे है, आप देखेंगे कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज कम है, इंटरेस्ट कवरेज ज़्यादा होना चाहिए था। और कंपनी का पैग रेशियो 2 पॉइंट के ऊपर है, हमेशा 1% के ऊपर होना चाहिए था। यहाँ पे 2% के ऊपर है, मतलब पैग रेशियो हाई है। अभी इसी चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो कंपनी के सेल्स का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से देखने को मिला। देखिए 2022 में कंपनी 641 करोड़ का सेल्स किए थे। उसके बाद देखिए 2022 के जून में फिर 551 करोड़ का सेल किए। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली खुद का सेल्स इंक्रीज होता गया। अभी जून मंथ में कंपनी का सेल डाउन हो गया, और सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, मतलब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो एपीआई के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इस दोनों प्रोडक्ट के कारण कंपनी के ऊपर सेल डाउन हुआ है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी सेल डाउन हुआ इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी कंटिन्यूसली खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो छोटा कंपनी है, रिस्क तो होगा ही, और रिस्क को मैनेज करने के बाद भी कंपनी खुद का जो रिजर्व है उसको अलग लेवल में ग्रोथ किया, और कंपनी का फिक्स एसेट भी अलग तरीके से ग्रोथ हुआ। CWIP के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, कंपनी इस बार 161 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं प्रोसेसिंग में। मतलब इसका बिजनेस जो प्रोसेसिंग में चल रहा है
उस प्रोसेसिंग में इस साल 160 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगा के रखा है। उस पैसा डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर्स में कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। जब कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ता है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी होते हैं उस कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में एक अच्छा ग्रोथ होने का। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर डिलीवरी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अब ध्यान से देखना, लास्ट फ्यू डेज में सितंबर के मंथ में कंटिन्यूअसली डिलीवरी हाई होता जा रहा है। कंटिन्यूअसली डिलीवरी क्या हो रहा है? हाई होता जा रहा है। डिलीवरी जंप इन डिलीवरी, जंप इन डिलीवरी। इसका मतलब डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। अब इस डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ने के पीछे कारण क्या है, वो मैं आपको चार्ट पैटर्न में समझा रहा हूँ। ध्यान से इस चीज को देखना। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ। आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे एक हैंडल बनने जा रहा है। तो कफ विथ हैंडल बनने जा रहा है, और मेरे हिसाब से एक कफ विथ हैंडल पैटर्न जब कंप्लीट होगा और उसके बाद इस हायर रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होगा, तो बड़ा सा एक एंट्री लेवल मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो कप का जो साइज है, उस साइज के हिसाब से देखा है तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और टारगेट कहाँ तक मिलेगा? ऑब्वियसली हायर रेंज के नीचे मिलेगा। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो अचीव भी करेगा। तो बाकी आप समझदारी से जरूर काम लेना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी के बारे में कहने का कोई जरूरत नहीं। कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से हायर लेवल को ब्रेकआउट करके कंटिन्यूअसली जर्नी दिखा रहा है, तो उस हिसाब से मैं बहुत दिनों से आपको चीख चीख कर यही बता रहा था कि बीएससी के ऊपर फोकस रखिए। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, जब बीएससी का प्राइस अराउंड 700 के आसपास चल रहा था, तब से लेकर मैं आपको चीख चीख कर यही बता रहा था कि आज नहीं तो कल बीएससी आपको हायर लेवल को टच करते हुए देखने को मिलेगा। तो आज हायर लेवल नहीं, उसको भी ब्रेकआउट किया है। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि देखिए कंपनी का जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है और तब उस कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में शेयर दे रहा है, तो इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कंपनी जीरो डेप कंपनी है। कंपनी के प्रोमोटर के पास तो कोई होल्डिंग नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हर कंपनी के ऊपर प्रोमोटर रहेगा ऐसे बिल्कुल नहीं है। एनुअल इनकम अच्छा खासा है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। देखिए आरओसी आरओई लेवल कब बढ़ता है? जब कंपनी का ग्रोथ होता है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सालाना में बात करूँ तो कम कंटिन्यूअसली कंपनी साल भर में प्रॉफिट किया। और इस साल में कंपनी जो करंट जो टिल टू मंथ जो साल चल रहा है, मतलब करंट जो ईयर चल रहा है, उस हिसाब से 600 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे एक हायर पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्टेन देखने को मिला, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी यही चीज को एज ए मतलब बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया, और कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो के आसपास चला है, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। और इसी हिसाब से मुझे लगता है कंटिन्यूअसली इसके ऊपर डिलीवरी भी, परसेंटेज भी आपको कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला है। अब इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको ट्रेड कहाँ पे दिया था वो समझ लीजिए। ट्रेड कहाँ पे दिया था इसका मतलब मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं किया था। आपको ये समझा रहा था कि कहाँ पे ट्रेड बन सकता है और कहाँ पे ट्रेड बना था, और जिस ट्रेड को मैं एंटी भी लिया था। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हो गया। तो मैंने आपको मार्किंग भी करके दिया, इस कैंडल के ऊपर मेरा एंटी था। और एंटी किस तरीके से टारगेट हुआ, देखिए जब ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा था तब मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, सर क्या यहाँ से गिर जाएगा, क्या यहाँ से करेक्शन हो जाएगा, क्या मैं एग्जिट कर लूँ? देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर इतने ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अगर उस कंपनी के ऊपर पेशेंट के साथ बने रहने, मतलब आप बने रही नहीं रह सकते, तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड, नहीं तो आपको एफडी वगैरह करना चाहिए। क्योंकि रिस्की जगह पे आप काम करने आए हैं, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको पेशेंट के साथ बने रहना पड़ेगा। जो लोग पेशेंट के साथ बने रहते हैं उसी को पैसा मिलता है। देखिए उसके बाद नीचे आया, उसके बाद किस तरीके से जर्नी दिखे आप खुद ही देख लीजिए। तो कभी भी स्टॉक डायरेक्टली हिट नहीं करता, उसको कभी ना कभी रुकना पड़ता है और कभी ना कभी भागना पड़ता है। तो इजीली टारगेट अचीव हुआ, और 48% का टारगेट मुझे टारगेट मिला 45% के आसपास। तो सोचिए यहाँ पे जो टारगेट का जो लेवल्स है, अगर मैं एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ, तो मुझे टारगेट कितना मिला, 41% के आसपास। और कितना दिनों में, सिर्फ 30 डेज में। तो सोचिए एक मंथ में 40% का टारगेट, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं।
बाकी अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे फोमो बाइंग हो रहा है। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करेगा, तब मैं ज़रूर यहाँ पे कुछ डिसीज़न लूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो आईईएल लिमिटेड, जो एक कलर मैन्युफैक्चरिंग करने करने वाला कंपनी है। एक्चुअली एक इंक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो आप इस कंपनी के वेबसाइट चेक करेंगे, तो इस कंपनी का बिज़नेस क्या है, आप देखेंगे तो कंपनी का इंक का बिज़नेस है, प्लास्टिक, पेंट्स, कोटिंग, रबर, टेक्सटाइल, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के बिज़नेस है। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो ज़बरदस्त होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त है मुझे पता नहीं, मगर एक चीज़ मुझे पता है कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो हाई रिस्क कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं तो काम नहीं, इस कंपनी के ऊपर मैं आज तक काम नहीं किया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। और अनाउंसमेंट क्या है, स्प्लिट देने का। कंपनी 25 तारीख को खुद का जो 10 रुपये का फेस वैल्यू है उसको 1 रुपया बनाएगा। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 10 शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिलेगा। और कंपनी इस तरीके से क्यों दे रहा है, क्योंकि कंपनी कोविड के टाइम से लेकर जो जर्नी दिखाया वो देखने वाला जर्नी था। कंपनी का कोविड के टाइम यहाँ था, यहाँ से जो टॉप लेवल तक अगर मैं मार्किंग कर दूँ तो करीबन 37,000% का रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर ऐसा कंपनी अगर मिल जाता तो मैं तो करोड़पति बन जाता। बिल्कुल नहीं बन पाते, क्योंकि जो लोग यहाँ पे निवेश करके रखे हैं वो लोग अगर छोटा मोटा अगर उसका फंड भी 5 गुना भी हो जाए ना तो एग्जिट कर लेंगे। वो 35,000% तो छोड़ ही दीजिए। बाकी आपके क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और ये टोटल वीडियो जो है मेरे एजुकेशन पर्पस में, मेरा खुद का रिसर्च और मेरा खुद का ट्रेड है। और आप कोई भी किसी की कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।